बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेक्सिकल एनालाइजर के हवाले से अब हम देखेंगे कि टोकन्स, पैटर्न्स और लेक्सीम्स में क्या फ़र्क होता है। तो अ लेक्सीम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द सोर्स प्रोग्राम दैट इज़ मैच्ड बाय अ पैटर्न फॉर अ टोकन। ये बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन है और इस एक ही डेफिनेशन में लेक्सीम का भी ज़िक्र आ गया और पैटर्न की भी बात हो गई, टोकन की भी बात हो गई। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इब्राहिम लिंकन ने कहा था ना कि अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। किस चीज़ के बारे में? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे, डेमोक्रेसी के बारे में। यानी गवर्नमेंट जो लोगों पर ही, आम लोगों पर ही मुश्तमिल है और वो लोगों ने बनाई है और लोगों की फलाह के लिए बनाई। तो बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ पे देखें, अ लेक्सीम इज मैच्ड बाय अ पैटर्न फॉर अ टोकन। तो लेक्सीम क्या है? वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि आपने सोर्स प्रोग्राम में लिखे हैं, यानी जो आपने वर्ड्स लिखे हैं ना, वो तो लेक्सीम्स हैं। और हर वर्ड किसी पैटर्न से मैच होकर फैसला करता है कि उसको किस टोकन में कन्वर्ट होना है। मिसाल के तौर पे पास्कल की एक स्टेटमेंट है और इसमें आप ये देखें, 1 2 3 4 5 तरह की लेक्सीम्स हैं। ये तो कीवर्ड है, ठीक है? ये आइडेंटिफायर है, ये ऑपरेटर है, ये नंबर है और ये पंक्चुएशन है। तो ये जो 5 लेक्सीम्स जो आपने लिखी हैं, ये 5 टोकन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। किस तरह से? हमारे पास कोई भी आप लैंग्वेज उठा लें, हाई लेवल लैंग्वेज, 6 कैटेगरीज होती हैं टोकन्स की। ये बड़ी जबरदस्त बात है। जैसे कि इंग्लिश में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, इसी तरह से किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में 6 तरह के वर्ड्स होते हैं। अगर आप कोई एक फाइल खोलें, जो भी आपने सी का प्रोग्राम किसी भी जमाने में लिखा था, या कोई भी एक सी का प्रोग्राम आप उठाएं नेट से, आप देखें जब आप उस पे किसी वर्ड पे उंगली रखेंगे, तो या तो वो कीवर्ड होगा, जैसे इफ हो गया, वाइल हो गया, डू हो गया, फॉर हो गया, गो टू हो गया, वगैरह वगैरह, रिटर्न हो गया, या तो कीवर्ड होगा या वो आइडेंटिफायर होगा। आइडेंटिफायर में अब हर चीज आ गई, फंक्शन का नाम हो, वेरिएबल का नाम हो, कांस्टेंट हो, कोई जो आपने डिफाइन किया, कोई फाइल का नाम आपने रखा है। तो ये जो आपने किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई नाम रखा है ना आपने, वो आइडेंटिफायर कहलाता है। अब उसमें कांस्टेंट का भी नाम हो सकता है, वेरिएबल का भी नाम हो सकता है, फंक्शन का नाम भी हो सकता है, फाइल का नाम भी हो सकता है। यूजर डिफाइंड जो वर्ड है, सही है, जो कि कीवर्ड के बरखिलाफ। अच्छा, उसके बाद आता है नंबर। अब नंबर में इंटीजर भी आ गए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी आ गए, ठीक है? तो ये हो गए आपके पास नंबर्स, जो कि कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होते हैं, यानी वो वैल्यू होती है एक। अच्छा, उसके बाद है ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर में आपके पास बाइनरी ऑपरेटर है, आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है? और जो कि बिट्स पे काम करते हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। ये भी डिफरेंट तरह के होते हैं, सिंगल इक्वल टू है, प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू वगैरह। और कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको आप रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो ये तमाम जो है, ये क्या है? ऑपरेटर्स की इकसाम है। और उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लिटरल स्ट्रिंग, यानी जो भी चीज़ आप कोटेशन में लिखते हैं। फिर ये पंक्चुएशन सिंबल्स, इसमें ब्रैकेट आ जाता है, कॉमा आ जाता है, सेमीकोलन, स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह वगैरह। सिलसिला ये होता है कि हमारे पास जो लेक्सीम्स होती हैं, जो आपने प्रोग्राम में लिखा है, वो किसी पैटर्न से मैच होती है। अब यहाँ जो पैटर्न आपको दिए हुए ना मैंने, ये इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन है, यानी वर्डिंग्स में मैंने बताया हुआ है आपको कि पैटर्न क्या है। लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पर इस्तेमाल होगी जो आपने फाइनाइट ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस, ऑटोमेटा थ्योरी जो आपने पढ़ी थी पिछले सेमेस्टर में, वो उसका अब रेगुलर एक्सप्रेशन और ट्रांजिशन डायग्राम जो है ना, वो इस्तेमाल होगी पैटर्न को डिफाइन करने में। तो इसको मैंने इनफॉर्मल कहा हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने वर्डिंग्स में आपको बताया हुआ है। लेकिन वर्डिंग्स में से कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली आपको क्या करना पड़ेगा? पैटर्न्स के लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद ट्रांजिशन डायग्राम बनानी पड़ेगी, और फिर ट्रांजिशन डायग्राम की कोडिंग करना पड़ेगी आपको। तब जाके आप पैटर्न्स को एक्चुअली इंप्लीमेंट करेंगे, और यही होता है एक्चुअल लेक्सिकल एनालाइजर, जिसमें पैटर्न्स होते हैं। तो हर स्ट्रिंग पास होती रहती है और देखा जाता है कि इस पैटर्न से वो मैच कर रही है, फिर उसके रिस्पेक्टिव टोकन में कन्वर्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पे जो कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स कभी भी चेंज नहीं होते। जो कीवर्ड का टोकन होता है वो सेम एज इट इज पास होता है। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ, अगर अभी आपको समझ में आ जाए कि उसकी वजह क्या है। वजह दरअसल ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें इन वर्ड्स को, तो ये सब क्या है? ये सब आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है? अब आइडेंटिफायर किसी जगह पर हो, जैसे असाइनमेंट स्टेटमेंट में ए इज इक्वल टू बी प्लस सी में, यहाँ पर आइडेंटिफायर होना जरूरी है, इक्वल टू के लेफ्ट पर। नंबर नहीं हो सकता यहाँ पे, ये गलत है। तो सिंटैक्स एनालाइजर को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आइडेंटिफायर लिखा गया है, बस। अब वो कौन सा आइडेंटिफायर है, ये तो उस वक्त जरूरत पड़ेगी जब कोड जनरेट होगा। अभी बस ये बता दो कि आइडेंटिफायर है कि नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ टोकन दरकार होगा आपको, ठीक है? लेकिन कीवर्ड को आप खाली कीवर्ड कह के आगे नहीं भेज सकते, क्योंकि इफ जो है, इफ का सिंटैक्स बिल्कुल अलग है और डू वाइल का सिंटैक्स अलग है। डू के बाद जो है ना आपके पास बॉडी आती है, फिर वाइल आता है, फिर एक्सप्रेशन आती है। जबकि वाइल में क्या होता है? पहले एक्सप्रेशन आती है, फिर आपके पास बॉडी आती है। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो यहाँ पर
कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं तो आप बाहर से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो कीवर्ड बताता है कि आगे आने वाले जो वर्ड्स हैं उनकी सीक्वेंस क्या होगी। तो हम कभी भी कीवर्ड को जो है ना चेंज नहीं करते, कीवर्ड को एज इट इज पास कर देते हैं। यानी कीवर्ड का पैटर्न, यानी कांस्टेंट जो है कांस्टेंट से मैच होगा और कांस्टेंट ही के टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कांस्टेंट लेक्सिम है, ये इस टोकन में कन्वर्ट होगी। कैसे कन्वर्ट होगी? आपके पास एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है, एक एरे बनी हुई है जिसमें आपने सारे कीवर्ड्स रखे हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा? जो भी वर्ड आपके पास आता है जो किसी भी अल्फाबेट से शुरू होता है, इंग्लिश अल्फाबेट से, तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि कहीं वो इस लिस्ट में तो नहीं है, कीवर्ड्स की लिस्ट में। अगर वो कीवर्ड की लिस्ट में होगा तो आप उसको एज इट इज टोकन में ट्रांसलेट करके भेज देंगे सिंटैक्स एनालाइजर को। और अगर वो उस लिस्ट में नहीं होगा तो आप उसको क्या नाम देंगे? आइडेंटिफायर। इसका मतलब है कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स का बहुत खास रिश्ता है आपस में। जो चीज कीवर्ड नहीं होती फिर वो क्या बन जाती है? वो आइडेंटिफायर बन जाती है। ये बात आप जहन में रखिएगा, क्योंकि दोनों इंग्लिश अल्फाबेट से शुरू होते हैं। तो फर्क ये होता है कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो लैंग्वेज में डिफाइंड होते हैं, वो कंपाइलर ने सिलेक्ट किए होते हैं किसी खास पर्पस के लिए। तो जो चीज़ कीवर्ड से मैच नहीं होती वो आइडेंटिफायर बन जाती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हर वर्ड को हमें एक टोकन में कन्वर्ट करके सिंटेक्स एनालाइजर को भेजना है, क्योंकि सिंटेक्स एनालाइजर के पास रूल्स होते हैं और वो रूल्स बेस कर रहे होते हैं टोकन्स पर। उसे लेक्सिम्स का पता नहीं होता, उसको ये नहीं पता होता कि इस आइडेंटिफायर के पीछे यहाँ पर जैसे सपोज करें ये जो सेंटेंस है कन्वर्ट हो गया, आइडेंटिफायर इज इक्वल टू आइडेंटिफायर और ऑपरेटर आइडेंटिफायर। ठीक है, आप उसको नहीं पता कि इस आइडेंटिफायर के पीछे कौन सा है इसके, और उसको मतलब भी नहीं है। वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि यूजर ने इस चीज का सिंटेक्स सही लिखा है असाइनमेंट स्टेटमेंट का या नहीं। मिसाल के तौर पे, क्योंकि आइडेंटिफायर से शुरू होती है असाइनमेंट स्टेटमेंट, बाकी हर स्टेटमेंट किसी ना किसी कीवर्ड से शुरू होती है। इफ स्टेटमेंट इफ के कीवर्ड से शुरू होगी, वाइल स्टेटमेंट वाइल के कीवर्ड से शुरू होगी, फॉर स्टेटमेंट फॉर के कीवर्ड से शुरू होगी, डू वाइल की स्टेटमेंट डू के कीवर्ड से शुरू होगी। तो हर स्टेटमेंट किसी ना किसी कीवर्ड से शुरू होती है, सिवाय असाइनमेंट स्टेटमेंट के, क्योंकि असाइनमेंट स्टेटमेंट आइडेंटिफायर से शुरू होती है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? हालांकि जो कोबोल है, कोबोल ऐसी लैंग्वेज है जिसमें असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कंप्यूट के कीवर्ड से शुरू होती है। आप पहले कंप्यूट लिखते हैं फिर आगे असाइनमेंट। तो कीवर्ड हमको बताता है कि आगे आने वाली जो स्ट्रीम है वो किस पैटर्न में आएगी। तो हम कभी भी कीवर्ड को नहीं छेड़ते, उसका टोकन सेम होता है। उसके बाद आ गए आपके पास ऑपरेटर्स, है ना? तो मिसाल के तौर पे ये ऑपरेटर है, ये कौन से ऑपरेटर है? रिलेशनल ऑपरेटर। ये 6 होते हैं, लेस देन, लेस इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल। ठीक है, तो वो अपनी ही जैसी स्ट्रिंग से मैच होंगे, और अगर ये मैच हो गए तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये उसी ये इसका एक ही आपने कोई टोकन दे दिया, मिसाल के तौर पे रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, आइडेंटिफायर का मैं आपको बता चुका हूँ। आइडेंटिफायर का अगर आप सोचे तो पैटर्न क्या होगा? लेटर फॉलोड बाय लेटर और डिजिट्स। यानी कोई चीज जो लेटर से शुरू हुई है उसके बाद लेटर और डिजिट आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते, कम से कम एक लेटर का आइडेंटिफायर होगा। और उसका लेटर आ गया ए, जैसे ए के बाद 1 आया, या जैसे यहाँ D2 लिखा हुआ है, डी आया उसके बाद 2 आ गया, या काउंट आ गया। तो इसमें क्या सी से शुरू हुआ जो कि लेटर था, लेटर कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट को। उसके बाद और लेटर्स आ रहे नहीं आ रहे कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन आए तो आ सकते हैं और डिजिट्स भी आ सकते हैं, लेकिन शुरू हमेशा किससे? लेटर्स होगा। ये नंबर है, इसका पूरा जो फॉर्मल पैटर्न है वो मैं आपको सिखाऊंगा अगली वीडियो में, जहां मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ाऊंगा। तो एनी न्यूमेरिक कांस्टेंट का जो टोकन है वो नंबर होगा। इसी तरह एनी कैरेक्टर्स बिटवीन कोटेशंस एक्सेप्ट कोटेशंस। ठीक है, कोटेशंस के दरमियान में जो कुछ आपने लिखा है वो क्या होगा? वो लिटरल होगा, लिटरल स्ट्रिंग, है ना? जैसे हम लिखते हैं प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। चाहिए, तो ये जो कोटेशन में जो चीज लिखी हुई है ये क्या है? पूरी लिटरल है। ये लिटरल कहलाएगी, लिटरल स्ट्रिंग। ये एज इट इज ही पास होगी, प्रिंट होगी तो एज इट इज ही होगी। ठीक है, तो एनी कैरेक्टर बिटवीन कोटेशंस एक्सेप्ट कोटेशन, ये इसकी इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन हो गई। बाकी इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन ट्रांजिशन डायग्राम होगी वो नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे। तो पैटर्न क्या है? पैटर्न इज द रूल डिस्क्राइबिंग द सेट ऑफ लेक्सिम्स दैट कैन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर टोकन इन अ सोर्स प्रोग्राम। तो पैटर्न वो रूल है जिसके तहत लेक्सिम जो है वो टोकन में कन्वर्ट होती है। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो ये है पैटर्न, और इसको जब हम पास करते हैं लेक्सिम, तो जिस पैटर्न से वो मैच होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग इसको टोकन मिल जाता है। और टोकन की कितनी कैटेगरीज होती हैं? 6 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो हर कैटेगरी के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के पैटर्न्स इंप्लीमेंट हुए होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर एक ट्रांसलेटर है जो लेक्सिम को इनपुट लेता है और उसको टोकन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो सिंटेक्स एनालाइजर जो है ना वो सिर्फ टोकन्स को पहचानता है। हाँ, ये बात याद रखिए, सिंटेक्स एनालाइजर सिंटेक्स चेकिंग करता है, वो किस बेस पे करता है? टोकन्स की बेस पे करता है। इसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे सपोज करें ये वीडियो गेम की मशीन है। ठीक है, आप जब वीडियो गेम खेलने जाते हैं तो अगर ये कॉइन्स वाली है, तो यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स है जिसमें आपको कॉइन डालना पड़ता है ना? तो आपने सिंदबाद में या हिल पार्क वगैरह में देखा होगा, जहाँ पर भी ये वीडियो गेम्स वाली पुरानी मशीन है, तो इनमें क्या होता है? एक इस तरह का सिक्का आपको दे दिया जाता है। अब ये सिक्के की प्राइस जो है ना वो तो बंदा जो है वो डिफाइन करता है, जो कि
आपको ये टोकन देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये टोकन 50 रुपए का है, तो अब ये आप कैसे खरीद सकते हैं ये टोकन? आप 10-10 के 5 नोट दे दें, ठीक है। आप एक एक के 50 नोट दे दें, इस तरह आप 5 रुपए के 10 सिक्के दे दें उसको, तो ये आपके पास बन जाएंगे 50 रुपए। तो आप इसको जो है ना मुख्तलिफ पैटर्न से खरीद सकते हैं इस सिक्के को। लेकिन ये मशीन जो है ना वो सिर्फ इस सिक्के ही को पहचानेगी। अगर आप 50 का नोट डाल देंगे ना इसमें, तो इस मशीन में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वीडियो गेम स्टार्ट नहीं होगा। यही मिसाल है टोकन की। सिंटेक्स एनालाइजर सिर्फ है ना इन वर्ड्स को पहचानता है। ये जो टोकन्स है, ये जो आपने यहाँ पे देखे ना, ये सारे जो मैंने आपको टोकन्स पढ़ाए, इनको पहचानता है आपका सिंटेक्स एनालाइजर, इन टोकन्स को। ये टोकन्स है। अगर आप इसको लेक्सीम देंगे ना तो ये नहीं पहचानेगा, क्योंकि उसके पास जो रूल्स है ना वो सारे टोकन्स पर मुश्तमिल है, तो वो टोकन्स को पहचानता है। तो जिस तरह मशीन खाली उस सिक्के को पहचानती है जो इसमें डाला जाएगा, उसके हिसाब से मशीन स्टार्ट होएगा। अब उस सिक्के को खरीदने के लिए जो बैठा हुआ है ना इंसान, ये इसकी कीमत बताएगा कि आप इसको सिक्के खरीदने के लिए आप किस किस तरह से खरीद सकते हैं। 10 और 5 के कितने नोट देके, वो आपका मसला है। लेकिन मशीन में आपको वही सिक्का डालना पड़ेगा जो ये बंदा आपको देगा, उसी से मशीन स्टार्ट होगी। इसलिए हम इसको कहते हैं टोकन। थैंक यू वेरी मच।